आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पार्ट 4.2 लोक कथाएँ। लोक कथाएँ उसे कहते हैं जो समाज में बहुत पहले से चली आ रही है। समाज के लोग बहुत पहले से जिस कहानियों को सुनते आ रहे हैं, समाज में जो प्रचलित कहानियाँ हैं वही लोक कथाएँ कहलाती हैं। आज भी वाचिक परंपरा में लोक साहित्य विद्यमान है, जिसे हम लोक कथा, लोकगीत, लोक गाथा, कहावतें, हाना, मुहावरे, जनौला जिसे पहेली कहते हैं आदि के नाम से जानते हैं। तो जिसमें भी लोक जुड़ जाता है उसका ये अर्थ होता है कि वह लोगों के द्वारा सुनाया गया गीत, कथा या कहावतें होती है। इसका कोई लिखित प्रमाण नहीं होता है। यह लिखित कहानियाँ या गीत नहीं होते हैं, बल्कि एक इंसान से दूसरे इंसान में पीढ़ी दर पीढ़ी ये आगे बढ़ता चला जाता है। इसे ही लोक कथाएँ, लोकगीत, लोक कहावतें आदि कहा जाता है। ये लोक संपत्ति है। लोक संपत्ति मतलब कि समाज की संपत्ति है। इनकी रचना किसने की यह अज्ञात है। लोक के इस ज्ञान को अब अनेक रचनाकारों द्वारा लिखा जा रहा है। तो पहले तो इसे किसी ने लिखा नहीं था, अब क्या किया जा रहा है, इसका संकलन किया जा रहा है ताकि ये कहानियाँ आगे भी पढ़ी जा सके। इस पाठ में एक हल्बी और एक छत्तीसगढ़ी लोक कथा दी जा रही है। तो यहाँ पे दो कहानियाँ बताई गई हैं। छत्तीसगढ़ी है एक और एक हल्बी लोक कथा है, जो कि छत्तीसगढ़ की ही एक बोली है। तो सबसे पहले यहाँ पे पहली कहानी दी हुई है साँच ला आँच का। यह एक हल्बी लोक कथा है। जिसके मन में सच होता है, सच्चाई होती है, उसे किसी प्रकार का कोई डर नहीं होता है। यही इस कहानी के शीर्षक का मतलब है। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। बहुत दिन पहली की बात आए, एक झन किसान के बेटा हर अकेला जंगल डहर जावत रहीस। संगे संगवारी के बिना रद्दा कैसे रेंगे जाए ए सोच के वो हर एक ठन ठेंगा में तुमड़ी ला बांध के जंगल के रद्दा रेंगे लागिस। तो बहुत समय पहले की बात है कि एक किसान का बेटा जंगल की ओर अकेले ही जा रहा था, लेकिन कोई भी उसके साथ दोस्त यार नहीं थे। अब उसे रास्ता अकेले ही तय करना था, इसलिए वह क्या करता है, एक डंडा लेता है, उसमें एक तुमड़ी, मतलब कि जो ये चित्र में आप देख रहे हैं ये है तुमड़ी, जो लौकी होता है एक प्रकार का गोल, उसी से बनाया जाता है, उसे ही तुमड़ी कहा गया है। उसे अपने डंडे में बांधकर वह रास्ते में वह चलने लगता है। रद्दा रेंगत रेंगत ओला एक ठन बड़का असन केकड़ा मिलिस। बड़का मतलब कि बड़ा सा एक केकड़ा मिला। वो हर किसान के बेटा के संगे संग कोरकिर कोरकिर आए लागिस। कोरकिर कोरकिर का अर्थ क्या होता है, जल्दी जल्दी। वो भी किसान के बेटे के साथ चलने लगा। तब किसान के बेटा हर ओला रद्दा ले दुरिहा बढ़ा के कहिस, तय मोर संग रेंगत रेंगत कहाँ जाबे। किसान के बेटे ने उसको रास्ते से दूर हटाकर कहा कि तुम मेरे साथ चलते चलते कहाँ जाओगे, इच करा रहेरा, वहीं पे रुको, मोला अड़बड़ दुरिहा जाना है। अड़बड़ दुरिहा मतलब कि बहुत दूर जाना है। थक जाबे, तुम थक जाओगे, क्योंकि वो छोटा सा केकड़ा है, वह कैसे चल पाएगा, इतना लंबा रास्ता कैसे तय कर पाएगा। इसलिए किसान के बेटे ने उसे रास्ते के किनारे में रखा और कहा कि तुम यहीं रुको, तुम मेरे साथ मत जाओ वरना तुम थक जाओगे। ये कह के वह अपन रद्दा रेंगे लागिस। इतना कहकर वो अपने रास्ता चला गया। अब देखिए क्या होता है। तब केकरा हर कहिस, भाई ददा संग माँ संगवारी होही, रद्दा थोकिन सरू होही, मोला तय संग ले जाबे, हर हिंसा तय जिंदगी पाबे। केकरा के निक बात ला सुन के किसान के बेटा हर सोचिस, चल आज यही ला संगवारी मान लेत हूँ, और ओला तुमड़ी में धर के आगू डहर चल दिस। तो केकड़ा ने क्या कहा, किसान के बेटे को कहा कि तुम्हारे भाई पिता के साथ तो संगवारी मतलब कि दोस्त मित्र लोग होंगे, तुम मुझे अपने साथ ले चलो तो तुमको भी रास्ता आसान लगेगा। अगर तुम मुझे लेकर चलते हो साथ में तो तुम्हारा भी रास्ता आसान हो जाएगा। ऐसा उस केकड़े ने कहा। और केकड़े की इस प्यारी सी बात को सुनकर किसान के बेटे ने सोचा, चलो आज इसी को अपना मित्र बना लिया जाए। और उसे अपने तुमड़ी जिस रखा हुआ था जो पात्र उसमें उस केकड़े को वह डाल देता है और उसको अपने साथ लेकर चला जाता है। कटकटाए जंगल सांकुर रद्दा। कटकटाए जंगल मतलब कि घना जंगल है, घनघोर, और सांकुर रद्दा, और उस जंगल में जो रास्ता है वो बहुत सकरा है। काटा खुटीले बाचत आगू रेंगे लागिस।
कांटा खूटी मतलब कि कांटे से बचते हुए वे आगे चलने लगे। रेंगत रेंगत वो हर एक ठन जंगल में पहुंच गई, जिहाँ एक ठन सांप और कौवा के गजब दबदबा रहा है, डर और त्रास रहा है। तो वो लोग चलते चलते कहाँ पहुँच गए, एक ऐसी जगह पे पहुँच गए जहाँ पे एक सांप और कौवा का दबदबा था, राज था। सभी कोई उनसे डरते थे। जौन वो जंगल में जाए वो हर कबू लौट के नहीं आए। तो जो भी उस जंगल में जाता था वापस लौट कर नहीं आता था। सांप और कौवा हर उनला मार के खा जाए, वही पाए के ओ राज के राजा हर हाका परवा दे रहीस। जौन हर सांप और कौवा ला मारही ओकर संग राजकुमारी के बिहाव कर दे जाही और ओला आधा राज के मालिक बना दे जाही। तो देखो यहाँ पे जो सांप और कौवा थे वे लोग क्या करते थे, जो भी उस जंगल में जाता था उसे मार डालते थे और खा जाते थे। इसलिए वहाँ के राजा ने यह निर्णय लिया, यह सब तरफ घोषणा करवा दी कि जो भी उस सांप और कौवा को मारेगा उसके साथ में अपनी राजकुमारी की शादी कर दूंगा, अपनी पुत्री की शादी कर दूंगा और अपने आधे राज्य का मालिक बना दूंगा। ऐसा उस राज्य के राजा ने घोषणा करवाई। किसान के बेटा ला जब थकासी लागिस तब सोचिस रद्दा दुरिया है, चिटिक विश्राम कर ले जाए। तो अचानक चलते चलते किसान के बेटे को थकान लगने लगा और वह सोचता है कि बहुत लंबा रास्ता है तो थोड़ा सा आराम कर लेना चाहिए। ये सोच के घमघमाए मऊहा के छैया माँ सुरताए लागिस। यही सोचते हुए मऊहा का पेड़ था उसी के नीचे वह आराम करने लगा। सुघ्घर हवा चलत रहीस, सुघ्घर मतलब कि सुंदर हवा चल रही थी। चिटिक बेरा माँ ओकर नींद पड़ गई। चिटिक मतलब कि थोड़ी ही देर में उसकी नींद पड़ गई, उसे नींद आ गई। वही मऊहा के रुख माँ सांप और कौवा के बासा रहा। बासा मतलब कि निवास था उसी वृक्ष में। किसान के बेटा ला सुते देख के सांप हर आइस और ओला चाप दिस। तो वहाँ पे जैसे ही किसान के बेटे की नींद पड़ गई वहीं पे सांप आता है और उसे काट देता है। सांप के चाबेले तुरते ओकर मौत हो गए। तुरंत ही किसान का बेटा वहाँ पे मर जाता है। तब कौवा हर रुख ले उतर के कहिस, तय हर एकर पाँव ला चाबे हस। तब पाँव डहर तोर और मुँह डहर मोर। तभी वहाँ पे कौन आ जाता है, कौवा सांप का मित्र आ जाता है। वह कहता है कि तुमने इसके पाँव को डसा इसलिए पाँव तुम्हारा और इसका सर मेरा। सांप और कौवा के गोट पातला तुमड़ी माँ बैठे केकरा हर सुनत रहे। केकड़ा चुपचाप उन लोगों की बात सुन रहा था। बेरा देख के धीर लगा आइस और सांप के घेंच ला धर लिस और कहिस। घेंच मतलब कि गर्दन को उसने पकड़ लिया और वह कहता है, और केकड़ा बोलता है, तय हर मोर संगवारी ला जिया नहीं त तोरो परान नहीं बाचे। केकड़ा ने उनको धमकाया कि तुम मेरे दोस्त को जिंदा करो वरना तुम दोनों के प्राण भी नहीं बचेंगे। सांप झटपटाए लागिस, फिर ओकर छक्का पंजा नहीं चलिस। सांप झटपटाने लगा, छुड़ाने की कोशिश करने लगा केकड़े से अपना गला, परंतु उसका कुछ नहीं चला, उसका बस नहीं चला। वो अपने आप को छुड़ा नहीं पाया। एला देख के कौवा के टोटा सुखाए लागिस। इसको देख के कौवा के टोटा सुखाए लागिस मतलब कि कौवा को डर लगने लगा ये देखकर। मौका देख के ठेंगा हर आइस और कौवा ला ठठाए लागिस। मौका देखते हुए ही वो डंडा जो था जिसमें तुमड़ी लटका हुआ था वह आया और कौवा को मारने लगा। कौवा अधमरा हो गए। अधमरा मतलब कि मरे हुए के समान, मतलब इतना कौवा को इतना मार पड़ा कि वह आधा अधमरा हो गया। तब सांप और कौवा हर किलोली करीन। किलोली का क्या अर्थ होता है? तब सांप और कौवा ने उन लोगों से समझौता किया और कहा, हमला माफ़ी दे दो सगा भाई, अब ऐसा गलती कभू नहीं करन। उन्होंने उनसे माफ़ी मांगी, यहाँ तक उसको सगा भाई भी कहा। केकरा हर कहिस, जब प्राण संकट में है तब नता रिश्ता सुरता आथे। जब तुम लोग की जान खतरे में है तब तुम लोग को रिश्ता याद आ रहा है। जैसे ही उसने भाई कहा तब केकड़ा ने ऐसा कहा, माफ़ी तभी मिली जब हमार संगवारी ला जियाबे। तो केकड़ा बोलता है कि माफ़ी तुमको तभी मिलेगा जब तुम मेरे दोस्त को जिंदा करोगे। जब खुद के प्राण संकट में होते तब सब शरत मंजूर होते। सांप तुरते किसान के बेटा के देहले बिखला तीर लिस। सांप ने क्या किया, जो जहर उसने किसान के बेटे के शरीर में डाला था उसे खींच लिया। सांप के बिख तीरे के बाद जब ओला होश आईस तब कहिस, हड़बड़ बेरले सूत गयो केकरा भाई, अब चलो। किसान के बेटे को पता ही नहीं चला कि वो मर चुका था।
जैसे ही उसको होश आया वह कहता है कि बहुत टाइम हो गया भाई सोते सोते, अब चलो चलते हैं। केकरा हर सबो बात ला किसान के बेटा ला बताइस। केकड़े ने सारी बात किसान के बेटे को बताया। किसान के बेटा हर कही दुश्मन ला कैसे माफी केकरा भाई, ए कही के सांप और कौवा के मुड़ी ला काट के गमछा में गुरमेट के धर लिस। किसान के बेटे ने केकड़े से कहा कि दुश्मन को कभी भी माफ़ नहीं करना चाहिए। फिर उन्होंने सांप और कौवा को मार दिया, उनके गर्दन काट दिए और उसके गर्दन को गमछा मतलब कि कपड़े में लपेट कर ले गए। ये सब ला उही लपठा में गाय चरावत धोरई हर देखत रहिस। एक गाय चराने वाला ये सब देख रहा था। जैसे ही किसान के बेटा हर अपन रद्दा रेंगिस, धोरई हर मरे सांप और कौवा ला धर के राज दरबार में पहुँच गए। तो वो जो गाय चराने वाला था वह क्या करता है, किसान का बेटा और केकड़ा जैसे ही वहाँ से निकलते हैं, जो कौवा और सांप का धड़ था उसे उठाकर वह राजा के पास ले जाता है ताकि उसे इनाम मिल सके। राजा हर दरबार में बैठे रहे। राजा के आगू में जाके धोरई हर कहिस, राजा साहब मैं हर सांप और कौवा ला मार डारे। ए कही के मरे सांप और कौवा के धड़ ला राजा के आगू में बढ़ा दिस। तो उसने कहा कि मैंने सांप को मार दिया है। राजा के सामने वह कहता है कि मैंने सांप और कौवा को मार दिया है और सबूत के तौर पर उसके शरीर को वहाँ पे रख देता है। धोरई के बात ला सुन के राज दरबार में उत्साह के बादल छा गए। सब खुश हो गए उसकी बात सुनकर। आज अत्याचारी सांप और कौवा ले मुक्ति मिल गई। सभी राज दरबारी खुश हो गए और उन्होंने कहा कि आज हमें सांप और कौवा से मुक्ति मिल गई। राजा हर कही हमार घोषणा के पालन होना चाहिए, जो हमने घोषणा की थी उसका पालन होना चाहिए। राजकुमारी के बिहाव धोरई के संग करे के तैयारी करे जाए। अब राजकुमारी की शादी किसके साथ होने वाली थी, गाय चराने वाले धोरई के साथ। राजा के हुक्म ले चारों मुड़ा में राजकुमारी के बिहाव के तैयारी होए लागिस। एक तो अत्याचारी सांप और कौवा ले मुक्ति, दूसरा तरफ राजकुमारी के बिहाव। तो ये डबल खुशी हो गई थी, दोगुनी खुशी हो गई थी कि सांप और कौवा से भी मुक्ति मिल गई थी और जो राज्य की राजकुमारी थी उसकी शादी हो रही थी। तो बड़ा धूमधाम से ये सारा चीज़ मनाया जा रहा था। ये खबर है जंगल के आगे असन पूरा राजमा बगर गए। सभी तरफ ये चर्चा होने लगी। प्रजा में दूनी खुशी छा गई। राजभर में तिहार कस उत्साह हो गए। पूरे राज्य में त्योहार जैसा माहौल हो गया। जनता में दुगनी खुशी छा गई। सबके मन में आनंद हम आगे। चारों मुड़ा धोरई के गुणगान होए लागिस। गुणगान होने लगा मतलब कि प्रशंसा होने लगा। धोरई खुश हो गए। अब तो ओकर बिहाव राजकुमारी के संग हो ही। अब वो राजा के दामाद बन जाही, आधा राज के मालिक बन जाही। अब ओकर दुख के रात हर पहागे। तो शर्त के मुताबिक जो सांप और कौवा को मारेगा उसके साथ राजकुमारी की शादी होगी और उसको आधा राज्य का मालिक बना दिया जाएगा। तो धोरई बहुत खुश था। राजभर के छोटे बड़े मनखे राजकुमारी के बिहाव में शामिल होए बर राज दरबार पहुँचे लागिन। घूमत घूमत किसान के बेटा घलो वही राज में पहुँच गई। फिर घूमते घूमते किसान का बेटा भी उसी राज्य में पहुँच जाता है जहाँ राजकुमारी का विवाह होने वाला रहता है। राज में होवैया उत्साह ला देख के ओहर दो चार जन ला पूछिस। दो चार लोगों से उसने पूछा, ये राज में अभी कौन तिहार मनावा थे भाई, क्योंकि सभी तरफ इतना उल्लास था, इतनी खुशी थी कि ऐसा लग रहा था जैसे बहुत बड़ा त्यौहार हो। तो उसने ऐसा पूछा कि ये किस खुशी में कौन सा त्यौहार मनाया जा रहा है भाई। सब जन एके बात कहिन, अत्याचारी सांप और कौवा ला धोरई हर मार डारिस। राजा साहब के घोषणा के आधार में राजकुमारी के बिहाव धोरई के संग होए के तैयारी है। सब लोगों ने उसे एक ही बात कहा कि जो सांप और कौवा था, जो बहुत अत्याचारी थे, उसे गाय चराने वाले धोरई ने मार दिया है। इसलिए राजा साहब धोरई मतलब कि चरवाहा के साथ राजकुमारी की शादी करा रहे हैं। ये बात ला सुन के किसान के बेटा अचरज में पड़ गए। सांप और कौवा ला तो मैं मारे हाँ, ये धोरई हर कैसे जान डारिस। इस बात को सुनकर किसान का बेटा बहुत आश्चर्य में पड़ गया कि सांप और कौवा को तो मैंने मारा था, इस चरवाहे को कैसे पता चला। वो हर कहिस, भाई सांप और कौवा ला तो मैं मारे हूँ, धोरई हर सच नहीं कहा थे। तो किसान समझ गया कि जो चरवाहा है, गाय चराने वाला, वह सच नहीं कह रहा है, वह झूठ कह रहा है। ये बात हर एक कान ले ओ कान होवत राज दरबार में पहुँच गए। तो क्या हुआ, ये बात फैलते फैलते राज दरबार तक पहुंच गई। मंत्री हर राजा ला बताइस, एक झन परदेसी आए हे, वो हर कहिथे सांप और कौवा ला मैं मारे हूँ। राजा कही ऐसे है त ओ परदेसी ला राज दरबार में हाजिर करे जाए और धोरई ला घलो बुलाए जाए। तो फिर राजा जैसे ही इस बात
को सुनते हैं तो वो किसान के बेटे और चरवाहे दोनों को बुलाने के लिए कहते हैं। राजा के आज्ञा ले किसान के बेटा और धुरैला राज दरबार में पेश करेगिस। राजा हर किसान के बेटा ला कहिस, यदि सांप और कौआ ला तय मारे हस तो सबूत पेश कर। राजा ने किसान के बेटे से कहा कि तुमने अगर सांप और कौआ को मारा है तो मुझे बताओ, सबूत दो इसका। किसान के बेटा हर अपन गमछा में बांधे सांप और कौआ के मुड़ीला राजा साहब के आगू में रख दिस। तो उसने सांप और कौआ के कटे हुए गर्दन दिखाए। राजा हर अचरज में पड़ गए। अचरज मतलब कि आश्चर्य में पड़ गया। सांप और कौआ ला धुरई मारे है कि ये किसान के बेटा। अब वे सोचने लगे कि सांप और कौआ को आखिर किसने मारा है, क्योंकि जो चरवाहा था उसने उसके कौआ और सांप के धड़ को राजा के सामने पेश किया था और किसान ने कौआ और सांप के सिर दिखाए हैं सबूत के तौर पर। राजा हर विचार करके कहिस। राजा सोचने लगा और उन्होंने कहा, मैं कैसे मानव सांप और कौआ ला तय मारे हस। मैं कैसे मानूं कि तुमने मारा है। किसान के बेटा हर कहिस, मोर करा एकर गवाही है, मेरे पास इसका सबूत है। ये कही के अपन तुमड़ी ले केकड़ा ला निकाल के एक तरफ राजा के आगू में मढ़ा दिस त दूसर तरफ ठेंगा ला धर दिस। इतना कहते हुए उसने अपने तुमड़ी से केकड़ा को निकाला और राजा के सामने उसे रख दिया और एक तरफ ठेंगा को रख दिया। ओ हर गवाही ला देख के सबो दरबारी वोकर गवाही ला देख के सबो दरबारी मन मुँहों ले हंसी फूट गए। दरबारी मन के मुँहों ले हंसी फूट गए। तो सभी दरबारी लोग हंसने लगे उसकी गवाही को देखकर। दरबारी मन ला हंसत देख के केकड़ा हर सबो बात ला ओसरी पारी बताए लगी। सबको हंसते हुए देखकर केकड़ा तुरंत बोलने लगा। केकड़ा के बात ला सुन के तो राजा के विश्वास हर पक्का हो गए। अब राजा को यकीन हो गया कि यह सच बोल रहा है। तब वो हर मंत्री ला कहिस, अब ये धुरई बर का निया है। तब उन्होंने मंत्री से क्या कहा कि अब इस चरवाहे के लिए क्या किया जाए जिसने इतना बड़ा धोखा दिया है। मंत्री कहिस, धुरई ला घलो अपन बात रखे के मौका दिए जाए। मंत्री ने कहा कि जो चरवाहा है उसको भी मौका मिलना चाहिए कुछ कहने का। लेकिन धुरई के मुँह ले तो एको भाखा नहीं फूटिस, पर चरवाहे के मुँह से तो कुछ नहीं निकला। वो का कही सकत है। यहाँ तो दूध के दूध और पानी के पानी हो गए रहीस। धुरई हर अपराधी कस मुड़ी गड़ियाए खड़े रहीस। दूध के दूध और पानी के पानी मतलब कि जो सच्चाई थी वह सामने आ चुकी थी, इसलिए चरवाहा चुपचाप वहाँ पे खड़ा था सिर झुकाए। तब राजा सब बात ला बिन कहे समझ गए। राजा बिना बोले ही सब बात समझ जाता है। राजा हर कही, धुरई हा हमार संग धोखा करे है, एकर सजा मिलना चाहिए। एक कही के धुरई ला जेल में धंधवा दिस और किसान के बेटा के संग राजकुमारी के बिहाव कर दिस। इतना कहकर राजा चरवाहे को सजा देता है और चरवाहे को जेल में भेज देते हैं और राजकुमारी की शादी किसान के बेटे के साथ कर दी जाती है। किसान के बेटा हर अब राजा के दामाद बन के राजमहल में रहे लागिस। वहाँ सब सुख सुविधा होए के बाद ओकर मन हा वहाँ नहीं लागत रहे। तो किसान का बेटा अब राजमहल में रहने लगा था। वहाँ सारी सुख सुविधाएं थी, फिर भी उसका मन वहाँ नहीं लगता था। 24 घंटा बैठे बैठे दिन हर घलो नहीं पहाए। दिन भर बैठे बैठे उसका दिन नहीं कटता था। तब वो हर राजकुमारी ला कहिस, मोर दादा हर कहे रहीस सदा मेहनत करके जिंदगी बितावे। किसान का बेटा कहता है कि मेरे पिताजी ने कहा था कि सदा मेहनत करके ज़िंदगी बिताना, ऐसा उसने राजकुमारी से कहा। ये बात सही आए, बिना मेहनत करे अनाज नहीं खाना चाहिए। बिना मेहनत का अनाज नहीं खाना चाहिए, हमेशा मेहनत करके ही खाना चाहिए। बिन मेहनत के भोजन खाना पाप बरोबर होते। किसके बराबर? पाप के बराबर होता है, पाप होता है। एक कही के वो हर राजा के खेत में जाके काम बूता करे लागिस। इतना कहकर वह राजा के खेत में जाता है और काम करने लगता है। किसान के बेटा ला खेत में काम करत देख के लोगन हंसे। कतको मन तो ओकर खिल्ली उड़ाए। हड़िया के मुँह ला परई में ढाकबे, मनखे के मुँह ला कामा ढाकबे। तो किसान के बेटे को खेत में काम करते हुए देखकर लोग हंसते थे, क्योंकि अब वह राजा का दामाद था, इसलिए उसको ये सब काम शोभा नहीं दे रहा था। पर वह था कि मेहनत करके ही किसान का बेटा मेहनत करना चाहता था, पर सब लोग उसे देखकर खिल्ली उड़ा रहे थे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हड़िया के मुँह ला परई में ढाकबे, मनखे के मुँह ला कामा ढाकबे। तो जो बर्तन होता है जिसमें खाना बनाया जाता है उसे हम ढक्कन से ढक सकते हैं, पर जो बोलने वाले लोग हैं उनके मुँह को हम किससे ढक सकते हैं?
जेठन मुँह तेठन बात, जितने लोग थे उतनी ही बातें हो रही थी। कोनो का है राजा के दामाद होके मेहनत करते, कतिक गुणिक मनखे है। कई लोग कहते थे, कई लोग उसके गुणगान करते थे, प्रशंसा करते थे कि कितना गुणी आदमी है कि यह राजा का दामाद होके भी मेहनत कर रहा है। तब कोनो का है मजूर के बेटा मजूरी नहीं करही त अउ का करही। कोई बोलता था कि मजदूर का बेटा है तो मजदूरी ही करेगा। धीरे धीरे ये बात राजा के कान में पहुंच गई। धीरे धीरे यह बात कहाँ पहुंच गई? राजा के कानों तक पहुंच गई। राजा हर ओला दरबार में बुला के कही, तैं हर अब किसान के बेटा नो हस राजा के दामाद आस। अब तोला ये तरह ले काम बूता करना शोभा नहीं रे। राजा ने उसको समझाया कि तुम अब किसान के बेटे नहीं रह गए, तुम अब एक राजा के दामाद हो, तुमको ये सब काम शोभा नहीं देता। प्रजा में बने बात नहीं हुआ थे। राजा ने कहा कि प्रजा में अच्छी बातें नहीं हो रही है। किसान के बेटा हाँ कहीस, महाराज मोला क्षमा दुहु, माफ़ी मांगा उसने। काम करना कोनो अपराध नुहे, काम करना कोई अपराध नहीं है। मैं अपन खेत में मेहनत करता हूँ। राजा के दामाद होके जब मैं मेहनत करूँ तब प्रजा के मन में मेहनत बर आदर के भाव जागी। अब कोनो कामला वो हर छोटे बड़े नहीं समझी। तो किसान के बेटे ने राजा को कहा कि राजा से कहा कि मैं मेहनत करूँगा तो लोग जो मुझे देखेंगे, प्रजा जब मुझे देखेगी तो वो भी मेहनत करने लगेंगे। मेहनत करने में कोई बुराई नहीं है। उन्हें तब छोटा बड़ा कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं लगेगा। हमार राज में धन दिन दुनी रात चौगुनी बाढ़ी। तो उसने क्या कहा? किसान के बेटे ने कहा कि राज्य में धन जो है दिन दुगनी और रात चौगुनी बढ़ेगा। जौन राज के राजा हर मेहनत करते वो राज में कभू अकाल और भुखमरी नहीं होए। ऐसा किसान ने कहा कि जिस राज्य का राजा मेहनत करता है उस राज्य में कभी भी अकाल या भुखमरी नहीं होता है, कोई भी भूख से नहीं मरता। अपन दामाद के विचार ल सुन के राजा हर गदगद हो गए, खुश हो गया। ओला अपन छाती ले लगा लिस। अब ओला विश्वास हो गए कि ए हर मेहनती के संगे संग विचारवान घलो है। अब राजा को उसकी बात सुनकर यह यकीन हो गया था कि जो मेरा दामाद है वह मेहनती के साथ साथ विचारवान भी है, मतलब उसकी सोच भी बड़ी ऊंची और अच्छी है। राजा हर दरबार में घोषणा कर दी, मोर यही दामाद हर राज के उत्तराधिकारी होही। राजा के घोषणा ल सुन के दरबार में उछाल छा गए। फिर राजा ने यह घोषणा कर दी कि मेरे बाद मेरा दामाद ही इस राज्य का उत्तराधिकारी होगा। राजा की इस बात को सुनकर प्रजा में खुशियों की लहर झूम गई। सारे खुश हो गए, दरबार में जितने लोग थे सब खुश हो गए। तो यह थी कहानी सांचला आँच का। जो जिसके मन में सच्चाई होती है उसे किसी प्रकार का कोई भय नहीं होता है, उसका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है और वह हमेशा तरक्की ही करता है, आगे ही बढ़ता है। तो यह था कहानी।